दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं रोहित जी। रोहित जी अभी मुंबई में रहते हैं और अमेरिका में पढ़ाई करके आए हैं, मास्टर्स डिग्री करके आए हैं। वहाँ 4 साल ये रहे हैं। तो आज हम रोहित जी से बात करेंगे कि अमेरिका में पढ़ाई किस लेवल की है, कितना खर्चा आता है, जो स्टूडेंट्स इंडिया से अमेरिका में बैचलर, मास्टर करने के लिए जाना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं और इस पे पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ में बात करेंगे जो वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा उसके बारे में भी रोहित जी को बहुत सारी जानकारियां हैं, उस बारे में बात होगी। और आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। रोहित जी अमेरिका में रह के आए हैं, इनको बहुत सारा अनुभव है, वहां की लाइफ इन्होंने 4 साल तक बहुत अच्छी तरह से देखी है। सब कुछ आपको उदाहरण के सहित, प्रूफ सहित रोहित जी बताएंगे। जी रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार व्यूवर्स के को प्रणाम मेरा, सबको, जी सब व्यूवर्स थोड़ा को। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन। मेरा नाम रोहित है और मैं फिलहाल तो मुंबई थाना में रहता हूँ और मैं जी। इधर अभी जॉब कर रहा हूँ। मैं रिसर्च रिलेटेड वर्क में हूँ, हम्म। बिजनेस रिसर्च, मार्केट रिसर्च। मैं पहले अभी मैं जो अमेरिका में पढ़ा था, तो मैंने जी। अमेरिका में मास्टर्स किया था हम्म। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। जी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एमआईएस नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो हम्म। मैंने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी जो मिशिगन में है उधर से जी। किया था। और मेरा कोर्स अमेरिका में कोर्स जो 2 साल का था, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि अमेरिका में क्रेडिट सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं है हम्म। फिक्स 2 साल। तो मेरा टोटल कोर्स 30 क्रेडिट आवर्स का था। और हम्म। मेरे बैकग्राउंड के लिए, सिंस मैंने इंडिया में इंजीनियरिंग किया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्राम जो अमेरिका में था, उसके लिए बिजनेस कोर्सेस भी रिक्वायर्ड थे। जी। तो मुझे अकाउंटिंग का कोर्स एज अ फाउंडेशन लेना कंपलसरी था हम्म। ग्रेजुएशन के लिए। तो जी। मुझे वो अकाउंटिंग का कोर्स मैंने एज अ फाउंडेशन लिया था, जो क्रेडिट में नहीं आता है। तो मैं हम्म। ये क्रेडिट क्या है बाद में समझाऊंगा इसके जी। बाद। तो हम्म। वो लगभग मैंने मेरा कोर्स 2 साल में कंप्लीट किया। और मेरे हम्म। समय पे जस्ट मैंने जो ग्रेजुएट किया था, अभी ये लक है मेरा या नहीं मालूम नहीं, तो तब ये स्टेम ओपीटी शुरू हुआ था। लेकिन हम्म। उस वक्त स्टेम ओपीटी था, ओपीटी था, वो 12 मंथ्स का था मेरे पहले। लेकिन हम्म। आफ्टरवर्ड्स वो 12 मंथ्स से एडिशनल 17 मंथ्स, तो 29 मंथ्स था। अभी जो 36 मंथ्स है, 3 इयर्स। लेकिन जी। मेरे समय वो 12 प्लस 17 था, लेकिन अभी वो 12 प्लस 24, 36 मंथ्स है, 3 इयर्स। ओके। So जी। that is only for STEM people who graduate from STEM degrees. So जी। non-STEM जो करते हैं, that is non science, technology, engineering, math, उनके लिए अभी भी हम्म। 1 ईयर ही है। ओके ओके। जी। तो हाँ रोहित जी हम शुरुआत करें। जो हाँ बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं और आजकल हाँ, इंडिया के बच्चों में बड़ा एक जुनून है अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का। जरूर तो जरूर। सबसे पहले जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम्म। थोड़ा बताओ। वहाँ की पढ़ाई किस तरह की है, बच्चे वहां से जाएं, कितना खर्चा उनका आ जाता है, सब कुछ। देखो, अमेरिका में मैंने 2 प्रकार की पढ़ाई होती है। पहले वो आफ्टर 12 जो अंडर ग्रेजुएट है, और बाद में मास्टर्स जो मैंने किया है। तो आप हम्म। जैसे पूछे, अंडर ग्रेजुएट अमेरिका में आपको मालूम भी रहेगा, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ। अमेरिका में जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री रहती है, जो बैचलर्स, वो 4 इयर्स की रहती है। जी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 इयर्स, दैट इज हम्म। 8 सेमेस्टर्स। हम्म। इंडिया में जैसे कोई डिग्री बैचलर 3 इयर्स की रहती है, कॉमर्स, आर्ट्स जी। और इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बाकी सब 4 साल का रहता है। वैसा हम्म। यूएसए में नहीं है। यूएसए में सब अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की रहती है। एंड जी। टोटल क्रेडिट्स इज अराउंड 120 टू 135 क्रेडिट्स, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। हम्म। तो क्या है कि अंडर ग्रेजुएट, मैं बताना चाहता हूँ, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो अमेरिका में है, हम्म। उसमें पहले 2 साल सब कॉमन कोर्स लेते हैं। जी। समझो अभी इंडिया में जिसने 12 के बाद हम्म। कुछ सिलेक्ट किया स्पेशलाइजेशन, इंडिया में उसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, अमेरिका में मेजर बोलते हैं। तो जी। समझो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, तो अमेरिका में कैसा है कि अ, आप अगर 12वीं के बाद, 12 के बाद श्योर नहीं है क्या लेने का, तो भी हम्म। आप अनडिक्लेयर्ड मेजर करके आप एडमिशन ले सकते हो पहले 2 साल। मीन्स जी। आपका ईयर वेस्ट नहीं जाता है।
इधर कैसा है कि आप वंस आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया और बाद में आपको सब पता चला नहीं मुझे कॉमर्स अच्छा है, तो फिर से आपका इधर ईयर्स जाएगा। जी तो लेकिन उधर ऐसा नहीं है, इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन टेक एन एडमिट एज अ अनडिक्लेयर्ड मेजर। जी हाँ, अगर आपको मालूम है नहीं मुझे यही करना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स करना है, हम्म, बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो आप एज अ डिक्लेयर्ड मेजर भी कर सकते हैं। तो जी फर्स्ट ईयर जो अमेरिका में फर्स्ट ईयर जो होता है अंडरग्रेड, उसको बोलते हैं फ्रेशमन, हम्म, फ्रेशमन ईयर। जो दूसरा ईयर है सेकेंड ईयर, उसको बोलते हैं सॉफ्टमोर ईयर। जी जो तीसरा ईयर है वो उसको जूनियर बोलते हैं, और हम्म, लास्ट फोर्थ ईयर है वो सीनियर बोलते हैं। ओके सो यू एंटर 12वीं के बाद आप फ्रेशमैन एज अ एंटर करते हैं और ग्रेजुएट होते हैं एज अ सीनियर आफ्टर जी सीनियर। हम्म, तो जो पहले मैंने जैसे बताया, जो पहले 2 साल है वो कॉमन कोर्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाला हूं, इसलिए सोशियोलॉजी नहीं लूंगा। तो आपको हम्म, फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज ऐसे करके कोर्स लेने पड़ते हैं, और बाद में थर्ड ईयर में जब आप जूनियर ईयर में जाते हैं, हम्म, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, बट मोस्टली थर्ड ईयर में वो डिक्लेयर करना पड़ता है आप क्या पढ़ोगे। अगर जी आप 12वीं के पहले ही आपने अगर सोचा था नहीं नहीं मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, लेकिन थर्ड 2 साल में क्या हो सकता है आपको मालूम नहीं। 2 साल हम्म, में इतना चेंज होता है, लेकिन आदमी का भी चेंज होता है, इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। तो बाद जी में वो इंजीनियरिंग से सीधा बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो ऐसा ओके सोचा मैंने कि मैंने मेडिसिन स्कूल करना है मुझे, अभी हम्म, इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो आई कैन टेक माय मेजर इन बायोलॉजी, एंड देन बायोलॉजी के कोर्सेज लेके जो प्री मेड बोलते हैं, नहीं तो प्री डेंटल को जिसने प्री डेंटल, वो कोर्स जी करके मैं उस तरफ जा सकता हूँ। वैसा जी ही मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे बारे में। जी लेकिन हाँ, आपको कुछ पूछना है? ये तो बहुत अच्छी बच्चों के लिए सुविधा है ये तो। जबरदस्त सुविधा है, अच्छी सुविधा है बच्चों को लिए, क्योंकि बच्चों पे पहले से ही स्ट्रेस नहीं रहता है। जी और हम्म, आपको मालूम और दूसरा स्ट्रेस नहीं रहता है अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में। मैं बताना चाहता हूँ, मालूम रहेगा, अपने जैसा 3-3 घंटे का रिटर्न एग्जाम नहीं रहता है। उधर हम्म, डे 1 से अप्रोक्सीमेटली एक सेमेस्टर 15 to 16 वीक्स रहता है मास्टर्स हम्म, तक। तो जी एक एक जो सेमेस्टर रहता है वो डे 1 से ही आपका जो ग्रेडिंग शुरू हो जाता है। ऐसा हम्म, नहीं कि आप लास्ट सेमेस्टर के बाद में एग्जाम रहेगी और मैं पढ़ाई करूंगा और मार्क्स आएंगे, उधर मार्क्स नहीं, उधर जीपीए जीपीए सिस्टम होता है। जी और बाद में वो टोटल कम्युनिटी जीपीए, क्यूमुलेटिव जीपीए, सी जीपीए, वो हम्म, होके आपको आपका फाइनल जब आप फोर्थ ईयर क्लियर करते हैं वो मिलता है। तो हर एक सेमेस्टर में पहले दिन से ही आपको प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आपका क्लास वर्क रहता है। हाँ, बीच बीच में छोटी छोटी एग्जाम रहती है, वो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहती है, यस नो वैसा छोटा छोटा, लेकिन अपने जी जैसा 3 घंटा और इतना तैयारी ऐसा नहीं रहता है। हम्म, और हाँ, कोई कोई प्रोफेसर तो एग्जाम भी नहीं लेते, दे गिव यू ऑप्शन वेदर यू वांट एन एग्जाम और यू वांट द प्रोजेक्ट। जी जनरली ये सीनियर को मिलता है, नहीं तो मास्टर्स डिग्री में मिलता है। तो ओके ये भी और एक हाँ, तो ये भी एक बहुत खूबसूरती है यूएस एजुकेशन सिस्टम की। जी अच्छा जी बताओ रोहित जी हाँ अपने हाँ वहाँ की पढ़ाई यूएसए की पढ़ाई और अपने इंडियन जो बैचलर जो पढ़ाई है साइंस की है या कॉमर्स की है कितना हाँ हाँ। डिफरेंस है उसमें। यूएस बैचलर्स और इंडियन बैचलर्स में मैंने जो पहले बताया, हम्म वो तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 साल पहले होते हैं वो कॉमन रहते हैं। जी लेकिन बाद के 2 साल रहते हैं उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस रहता है, जस्ट थ्योरी पे नहीं रहता है। आपको ओके खुद का आपको आपको थोड़ा थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है। जी उधर की सिस्टम में सब सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना पड़ता है। जी और अभी तो आजकल तो कोई कोई यूनिवर्सिटीज में सीनियर ईयर में ही रिसर्च पेपर लगता है। तो आपको जी एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, आप जो जो कोर्स आपने लिया है उस पर रिसर्च पेपर भी लिखना पड़ता है, जो ज्यादातर मास्टर्स में रहता है, लेकिन इधर भी अभी शुरू हो गया है कोई स्कूल्स हम्म, में, यूनिवर्सिटी में, जी सब अच्छा में नहीं। रोहित जी हाँ जी हाँ अपने यहाँ इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं हाँ और हाँ। मैक्सिमम जो बच्चों का हम देखते हैं 50% बच्चे तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए ही जाते हैं कि बराबर उनको करना बराबर है। बराबर 50% बच्चे वो होते हैं जिनको ओनली स्टूडेंट वीजा चाहिए वो अमेरिका में जाना चाहते हैं उसके थ्रू वहां और दूसरा काम करके सेटल होना चाहते हैं बराबर बराबर। ऐसा ही है।
ऐसा ही है, ऐसा 50 60 50%, लेकिन है वैसा। कोई लोग जी सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, और कोई लोग, मैं ऐसा बोलूंगा, एजुकेशन के द्वारा अमेरिका में जाना चाहते हैं, वो क्योंकि जी वो कंपैरेटिवली इजियर वे। जी। ओके। हाँ तो जो बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हाँ के हाँ। साथ वो कितना काम कर पाते हैं? क्या अपना प- खाना पीना रहना और नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस वो खर्चा निकाल लेते हैं वो? अम, देखो, ये क्वेश्चन आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए या ग्रेजुएट के लिए या सबके लिए? दोनों दोनों के लिए। दोनों के लिए। सी, पढ़ाई के लिए अमेरिका में अभी भी यू कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स पर वीक, एंड दैट इज ओके। ओनली ऑन कैंपस। हुँ, आप कैंपस के बाहर लीगली काम नहीं कर सकते, हुँ, एक्सेप्ट वो एक स्पेशल आपको जॉब मिला, और वो एक स्पेशल वीजा रहता है, सीपीटी नाम का। वो पहले हुँ, पहले 2 एकेडमिक सेमेस्टर के बाद ही मिलता है। हुँ, आप जैसे इंटर्नशिप करो, वो भी छुट्टियों में, आप जो समर की छुट्टी रहती है, तो आप, अगर आपको इंटर्नशिप लगी, तो आप ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन हर एक यूनिवर्सिटी में रहता है, उधर से आपको सीपीटी नाम का एक जॉब पहले आपको दिखाना पड़ता है, जॉब मिला है, और बाद में सीपीटी लेना पड़ता है। लेकिन हुँ। शुरुआत से ही, डे 1 से अमेरिका में पहले 2 सेमेस्टर आप काम कर सकते हो, बट 20 आवर्स ऑन कैंपस ओनली, नॉट आउटसाइड ऑफ द कैंपस। ओके, तो ऑन कैंपस किस तरह का काम रहता है फिर वो? ऑन कैंपस में अभी देखो, जनरली अमेरिका का ज्योग्राफी है, अब बड़ी सिटी देखो, तो बड़ी सिटी में कैंपस बड़े बड़े नहीं होते। मीन्स देखो, आप लॉस एंजलिस देखो, न्यूयॉर्क देखो, वॉशिंगटन डीसी और शिकागो देखो। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है, दैट इज आउटसाइड ऑफ द मेन डाउनटाउन एंड मेन अमेरिकन, आई मीन टू से द मेन सिटी एरिया। हुँ, तो सम उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस आल्सो, यूनिवर्सिटी टाउन्स उसको बोलते हैं। तो डिपेंड्स, अगर आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो, तो आपको फूड कोर्ट से लेके, लाइब्रेरी से लेके, रिटेल में लेके, हुँ। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स से में भी लेके, लाइब्रेरी तो बोला मैं, और ऐसे बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत रिटेल एरियाज होता है, कॉफी शॉप रहते हैं, इसमें सब में आप काम कर सकते हैं। तो काम मिल जाता है सभी बच्चों को? काम इजीली नहीं मिल जाता है। उसके लिए एक पहला प्रोसेस होता है, आपको पहले जॉब ढूंढना पड़ता है ऑन कैंपस। बाद हुँ, में अमेरिका में काम करने के लिए, जैसे अपने यहाँ ये अभी शुरू हुआ है, आपका आधार कार्ड, वैसा हुँ, अमेरिका में एसएसएन नंबर लगता है, जी, सोशल सिक्योरिटी नंबर। हुँ, तो पहला आपको जॉब मिलाना पड़ता है, उसके लिए जरा ढूंढना पड़ता है। जी, कोई जॉब ऐसे भी होते हैं ऑन कैंपस जो ज्यादा पे पर आवर करते हैं, और हुँ, कोई जॉब है वो मिनिमम पे, हर एक स्टेट का अमेरिका में मिनिमम वेज रहता है, तो कोई जी, जॉब मिनिमम वेज पे ही देते हैं, कोई जॉब मिनिमम वेज के ज्यादा भी देते हैं। जी। हाँ तो तो बच्चे खर्चा तो निकाल लेते होंगे अपना खाना-पीना, रहने का, नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस का? मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, खाना पीना का पैसा आप निकाल सकते हैं, वो भी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लेकिन हुँ, सेमिस्टर फी का पैसा निकालना, मेरी एक्सपीरियंस से निकाल नहीं सकते इजीली, क्योंकि जितना आप कमाते हैं उतना आप खाने में, रहने में, और यूनिवर्सिटी की सेमिस्टर फी ज्यादा रहती है, तो तो आप। सेकंड ईयर जब उनको हाँ हाँ। आउटसाइड कैंपस जब काम करते हैं तब तो निकाल लेते होंगे? आउटसाइड कैंपस सेकेंड ईयर में भी अलाउड नहीं है। आपको फुल एजुकेशन में बाहर काम करना अलाउ नहीं है। जो आउटसाइड करना है, वो मैं जैसे बोला, आफ्टर आफ्टर 2 सेमेस्टर्स, दैट इज हुँ, 1 एकेडमिक ईयर, हुँ, आप आपको अगर माने इंटर्नशिप, नहीं तो कुछ स्टडी, जो बोलते हैं आजकल स्टडी वर्क प्रोग्राम, ऐसा कुछ मिला, तो आप हुँ, बाहर कर सकते हैं छुट्टियों में, दैट इज फॉर 40 आवर्स पर वीक। जी, लेकिन उसमें भी गारंटेड नहीं है कि आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन आपने अगर ये पूछा है पैसा, मास्टर्स के लिए एक सिस्टम रहती है, आपने स्कॉलरशिप नाम का एक सुना होगा। तो जी, अमेरिका में स्कॉलरशिप को जनरली बोलते हैं असिस्टेंटशिप, और ये हुँ, सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी को मिलता है। जी, तो वो कैसे काम कर सकता है कि मास्टर्स में समझो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फी नहीं मिली, आपको हुँ, असिस्टेंटशिप नहीं मिली, आपको पैसा भरना पड़ा। लेकिन जी, ऐसा होता है बहुत बार कि सेकेंड सेमेस्टर से आपको असिस्टेंटशिप मिलेगी। तो हुँ, असिस्टेंटशिप अगर मिली, तो वो डिपेंड करता है कितनी मिली।
एक रहती है 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स और 20 आवर्स फुल असिस्टेंटशिप। फुल जी। असिस्टेंटशिप जनरली मिलना डिफिकल्ट रहता है। हम्म। मिलता है, लेकिन आप ऐसा फोकस रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज में हो, साइंस हम्म। में जैसे बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में भी। लेकिन जी। अगर आपको समझो 10 साल का, सॉरी 10 आवर्स का मिला हम्म। असिस्टेंटशिप, तो हम्म। उसमें उसमें क्या रहता है कि आपको आपका डिपार्टमेंट, ये जो असिस्टेंटशिप मिलती है, ये आपके डिपार्टमेंट में भी मिल सकती है और ऑन कैंपस समझो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में ऑफिस में काम, मैं लाइब्रेरियन का काम नहीं बोल रहा, ऑफिस में काम। और जी। कोई ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स है उसमें आपको 10 आवर्स का काम मिलता है। सो हम्म। उसमें काम रहता है टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप। जी। तो आपको इन शॉर्ट जनरल प्रोफेसर के अंडर ये काम करना पड़ता है, और हम्म। उसके लिए यूनिवर्सिटी आपकी फीस भर देती है। जी। अगर आपको समझो 10 आवर्स मिला, तो यूनिवर्सिटी आपको दो दो सब्जेक्ट्स, जो कोर्स बोलते हैं, इधर इंडिया में सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उधर कोर्स बोलते हैं, दो कोर्सेज की फी भर देती है। और हम्म। आपकी जो बाकी की फी है वो आपको इन स्टेट हो जाती है। आप जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, लेकिन अगर ये मिला तो बाकी की जो बची हुई फी है वो इन स्टेट जो अमेरिकन लोग भरते हैं, तो वो हम्म। मिली तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। जी। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फी मैनेज कर सकते हो, इजीली हम्म। मैनेज कर सकते हो। लेकिन जी। नहीं मिला तो मैनेज करना डिफिकल्ट है। जी। अच्छा, हाँ रोहित जी, जो हाँ बच्चे हाँ इंडिया से जिन्होंने बैचलर कर लिया है, हाँ हाँ। वो अमेरिका में मास्टर में एडमिशन या डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया का बैचलर वाला बच्चा? इंडिया के बैचलर वाला बच्चा जिसके पास 4 इयर्स की डिग्री है, फोर हम्म। इयर्स की डिग्री, और उसमें अगर उसका कुछ ऐसा जब बोलते हैं ना ऑनर्स, और नहीं तो इंटीग्रेटेड डिग्रीज जो होता है कभी कभी, जी। तो हम्म। उसका बैकग्राउंड देख के, यूनिवर्सिटी देख के, अभी इंडिया की एकदम अच्छी यूनिवर्सिटी होगी हम्म। तो उसको डायरेक्ट पीएचडी में मिल सकता है एडमिशन, जी। सीधा इंडिया से डायरेक्ट। लेकिन वो पीएचडी जनरली कैसा रहता है, पीएचडी रहता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर्स और फिर बाद में पीएचडी का काम वैसा जी। रहता है। हाँ, हम्म। नहीं तो इंडिया से स्टूडेंट बैचलर्स करके जैसे मैं पहले बोला, 4 साल का अमेरिका में एडमिशन जनरली लेने के लिए 4 साल का लगता है हम्म। बैचलर्स। जी। मास्टर्स के लिए आजकल कोई यूनिवर्सिटी में 3 साल भी लेते हैं, लेकिन हम्म। जनरल एक्सेप्टेड 4 साल है। आपका हम्म। इंडिया में अंडर ग्रेजुएट उनके जैसा 4 साल चाहिए, तो जी। आपको मास्टर्स कर सकते हो, और मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये दो है। और सबसे अच्छा एक चीज आपने पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, फीस का जो पूछा, अगर आप पीएचडी कर रहे हो हम्म। तो जनरली पीएचडी फुल्ली फंडेड रहता है, आपको एक भी डॉलर नहीं देना पड़ता है। ओके। हाँ, आपको एक भी डॉलर नहीं देना पड़ता है। आपके I-20 अमेरिका में जो आपको जब एडमिशन मिलती है, तब एक डॉक्यूमेंट आता है I-20, हम्म। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कॉन्सुलेट में, इतना इतना फीस देना पड़ता है। लेकिन जब पीएचडी होता है, जनरली पीएचडी के लिए 95% यूनिवर्सिटीज में अमेरिका का, ये सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है ये, और कोई कोई हम्म। कैनेडियन स्कूल्स में, लेकिन अमेरिका में मेन है कि आपको फुल्ली फंडेड पीएचडी रहते हैं। जी। समझो पीएचडी का टाइम है 5 साल, तो आपको वो 5 साल के लिए फुल्ली फंडेड करेंगे, आपको एक भी रुपया नहीं भरना है। हाँ, जो टैक्स है आपको लगता है वो देना पड़ता है, टैक्स यूएस गवर्नमेंट में जो स्टेट टैक्स और फेडरल टैक्स है। लेकिन जी। पीएचडी का एक ये एकदम खूबसूरत मौका है, आपको पीएचडी करना है तो ये फुल फंडेड रहता है हम्म। जी। यूएस में। और आलोक जी, ये बताओ, जैसे जो बच्चा बैचलर करने जाता है, वहां बैचलर 4 साल की है, हाँ उसका हाँ। वीजा कितने साल का मिलता है? मास्टर 2 साल की है तो उसका वीजा कितने साल का मिलता है? जनरली वीजा में बोला वो 5 साल का मिलता है, दोनों स्टूडेंट कोर्स वीजा में? F1, हाँ F1 में 5 साल का मिलता है। जी। F1 वीजा में, वो F1 जो वीजा लगता है मास्टर्स पीएचडी और बैचलर्स करने के लिए। ओके। तो हाँ, जो मास्टर तो रोहित जी 2 साल की होगी, वीजा समझा। 5 साल हाँ का है, तो नेक्स्ट हाँ हाँ 3 ईयर बच्चे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हाँ। हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा कैसा होता है, अगर आपका जो क्वेश्चन है मास्टर्स समझो 2 ईयर है और 3 साल बचा, तो ऐसा नहीं कि आप अमेरिका में 3 साल रह सकते हो। आपको मास्टर्स होने के बाद आप जैसा कौन सा मास्टर है, अगर आपका मास्टर नॉर्मल है जो उसके लिए 1 ईयर ओपीटी, अमेरिका में मास्टर्स और बैचलर्स के बाद ओपीटी मिलता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम्म। तो आपको अगर यूएस में काम करना है, तो आपको समझो आज बच्चा मास्टर्स हो गया, तो उसको ओपीटी वीसा लगता है, ऑप्शनल जी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।
तो ये अगर मास्टर्स स्टेम फील्ड में है तो ये मैं पहले बोला 3 साल का मिलता है। तो ये आपको पहला जॉब मिलना चाहिए और जॉब मिलने के बाद आप ओपीटी पे आ सकते हो। तो अगर आपको जॉब मिला, आप ओपीटी वीसा पे आ गए, तो आप ओपीटी में आके बाद में समझो 3 साल का है, तो 3 साल में एम्प्लॉयर आपको रखेगा। फर्स्ट ईयर में H1B जो वर्क परमिट रहता है, बाद में अमेरिका में काम करने के लिए, मेन काम करने के लिए, तो आपको वर्क परमिट चाहिए जो H1B है। तो एम्प्लॉयर को 3 चांसेस मिलते हैं आपका H1B फाइल करने के लिए। तो ये 3 साल H1B में आप फाइल कर सकते हैं। पहले साल में लगा, लॉटरी सिस्टम है, तो पहले साल में लगा तो वेल गुड, नहीं लगा तो सेकेंड साल में, और उसके बाद भी तो लास्ट चांस नहीं, लेकिन 3 साल मिलते हैं अगर आपने स्टेम में किया होगा तो। जी। सो वैसा रहता है। ये वीजा जो है वो 5 साल का वैसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिला आप रह सकते हैं। आपको जॉब नहीं मिला तो विद इन 60 डेज आपको कंट्री छोड़ना पड़ता है, और नहीं तो दूसरे वीजे में आने पड़ता है, दूसरा डिग्री लिया, नहीं तो पीएचडी किया, पीएचडी का। सो यू हैव टू चेंज योर स्टेटस, उसको लिए स्टेटस चेंज करना पड़ता है। F1 होता है, लेकिन वीजा यू हैव टू बी ऑन सम लीगल स्टेटस। तो हाँ, सो आप ऐसा नहीं कि आप रह सकते हो, आपको ओपीटी पे आप मिली तो आप ओपीटी पे रह सकते हो। और बात, हाँ, तो ये काम तो इन 3 साल के दौरान बच्चों को मिल ही जाता होगा अमूमन? मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर मेजर। फिर से अभी कोई कंप्यूटर साइंस किया है, सॉफ्टवेयर में उसको जॉब लगा, तो काम मिलता है, फिर ओपीटी पे आता है, और फिर एम्प्लॉयर उसका H1B करता है, जैसे मैंने पहले बताया 3 साल। रियलिटी है कोई कोई मेजर्स में जॉब मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तब बच्चे क्या करते हैं कि आप अपनी मास्टर्स तो किया होता है, उनको मालूम है कि मास्टर्स उन्होंने किया है तो कितना फोकस उन्होंने डाला है। तो मैं जैसे पहले बोला, वो पीएचडी के लिए पहले ही प्लान कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो बाद में पीएचडी अगर उनको जॉब नहीं मिला और घर पे भी नहीं आना है, इंडिया नहीं आना है, दूसरी जगह नहीं जाना है, तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको वो प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि पीएचडी, हाँ, थोड़ी पहले से एमएस के सेकेंड ईयर में से ही शुरू करना पड़ता है। जैसे कि अगर जॉब नहीं मिला तो ये तो हाथ में है, ऐसा दोनों नहीं, दोनों गया तो डिफिकल्ट हो जाएगा, आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाओगे, और आउट ऑफ स्टेटस वन हो जाओगे तो आप जरा मुश्किल होता है, वो इलीगल होते हो आप, तो वो नहीं होना चाहिए। सो पीएचडी एक ऑप्शन अच्छा है, जॉब नहीं मिला तो, लेकिन पीएचडी वो खुद पे डिपेंडेंट है बच्चों को लिए कि आप कर सकते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट है, मेन थिंग। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फुल मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो यूएस में, तो पहले मास्टर्स यानी एमएस कोई टेक्निकल या साइंस डिग्री में, और इवन आजकल बिजनेस में, आप जीआरई नहीं तो जीमैट 100% दो। अगर यूनिवर्सिटी में लिखा भी नहीं है कि जीआरई वेवर है, आजकल वो शुरू हो गया है जीआरई वेवर, लेकिन आप जीआरई में, फिर से बोल दो, आप जीआरई दे, क्योंकि उधर जाके आपको जीआरई से, ये मैं पहले जो असिस्टेंटशिप बोला, वो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2 एग्जाम तो रहती है, एक इंग्लिश के लिए टोफेल ने तो आईएलटीएस रहती है, वो तो आपको देना पड़ता है, और दूसरा जीआरई जीमैट, जो बिजनेस स्कूल के लिए, एमबीए के लिए आते हैं, उनको जीमैट देना पड़ता है। और कोई बिजनेस स्कूल आजकल जीआरई भी ही एक्सेप्ट करती है, लेकिन मैं बोलने का मेरा मेन वजह ये है कि आप दोनों में अच्छे स्कोर लेके आओ। जस्ट दिया ऐसा नहीं, दोनों में, क्योंकि वो वीजा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का स्कोर, क्योंकि वो वीजा में पूछते हैं, और मैंने बहुत सुना है, मुझे पूछा था, मेरे बाकी के कलीग्स को पूछा था, फ्रेंड्स को पूछा, तब पूछा था जब मैं गया था तब। तो आज ही भी पूछते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा है, वीसा मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। बाकी के क्वेश्चंस उनके रहते ही है, लेकिन ये 2 एग्जाम्स रहते हैं, उसके ये देने का फायदा ये है कि आपको अपने जो पहला सवाल पूछा, बाद की सेमेस्टर की फी आप खुद से कर सकते हो, तो कर सकते हैं। अगर आपका ये स्कोर अच्छा है, आपका बाकी का एकेडमिक अच्छा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको कोई भी डिपार्टमेंट से मिलने के चांसेस ज्यादा है, और वो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि कम है, ज्यादा है। तो इसलिए ये देना बहुत जरूरी है, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। जी, थोड़ा हाँ रोहित जी, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी की लाइफ किस तरह की है, थोड़ा हाँ एक बार चलते चलते वो बताओ थोड़ा हाँ।
यूएस में यूनिवर्सिटी की लाइफ एकदम जबरदस्त है, एकदम अच्छी रहती है, और सोशली और एकेडमिकली दोनों अच्छी रहती है। अपने इंडिया जैसा नहीं रहता है कि आप एक कॉलेज गए और घर पे आए। उधर उधर की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसा रहता है कि क्लासेस जब जब रहते हैं वो सब सिर्फ रोज 1 या 2 ही क्लासेस रहते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी में एक कैंपस में अपना जो क्लास रहता है वो 3 घंटे, एक एक घंटे का रहता है ना, तो 3 घंटे का एक दिन रहता है। और आपने जितना कोर्स लिया है, समझो आपने 12 क्रेडिट्स लिया है, जैसा 4 सब्जेक्ट्स एक सेमेस्टर में लिया है, तो आपको एक एक कोर्स, समझो एक कोर्स एक दिन 3 घंटे का रहता है, एक कोर्स एक दिन डेढ़ डेढ़ घंटे का रहता है और दूसरा 1.5 घंटे का रहता है। तो ये तो तीनों मिला के आपको ऐसा एक 3-4 घंटा ही कॉलेज में रहना पड़ता है। तो बाद में ऐसा नहीं कि बाद में आप बाद में आप लैब वर्क रहता है, मैं जैसे बोला रिसर्च पेपर्स वो है, ये सब एकेडमिक साइड रही। बाकी का जो कैंपस लाइफ है, आप अगर जॉब कर रहे हो ऑन कैंपस, वो एकदम ही फायदे का है, क्योंकि आप एक्चुअल जॉब अमेरिकन एम्प्लॉयज को कंसिडर करते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट समझो, तो आप उधर भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप मीटिंग न्यू पीपल, आपको लाइब्रेरी कैसे फंक्शन करती है, तो आपको थोड़ा उसका भी नॉलेज रहता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के वो बिल्कुल नहीं रहता है जनरली। क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है कि हम इधर से स्टडी वर्क अपना इंडिया में नहीं है वो सिस्टम। हाँ, बाकी के कंट्रीज के लोग जो दूसरे कंट्रीज है उनको पता है, लेकिन इंडिया और इंडिया जैसी जो कंट्रीज है उसमें वो नहीं है, तो आपको उसका फायदा भी बहुत रहता है। और ऑन कैंपस बहुत ऐसे इवेंट्स रहते हैं। एक अभी भी भूल गया है उसको, उसका नाम है अल्फा बीटा फी, ऐसा एक एग्जांपल है। तो इसमें जाके भी आप यू कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट, एंड दैट उसमें काम करके आप आपकी खुद की लीडरशिप स्किल्स वो बना सकते हैं। और बाकी के कंट्रीज के लोग हैं उनसे मिलके आपका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो जरा अलग रहता है, अलग हो जाता है, अगर आप बराबर उनसे बात करें, बराबर उनसे कम्युनिकेट करें। तो ये जो चीजें हैं अमेरिकन ऑन कैंपस, और ऑन कैंपस कैसा रहता है, एक फुल सिटी जैसा रहता है। आप समझो एक छोटी सिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज रहता है, उसमें जो आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और बाकी के आर्ट ड्राइंग, फिर आपके हॉबीज आप बहुत कर सकते हैं ऑन कैंपस रह के, और ज्यादा तक आप ऑन कैंपस रह भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब अब आप ऑन कैंपस, वो जरा ज्यादा खर्चीला होता है थोड़ा, लेकिन उसका फायदा है कि आप सबके साथ रहते हैं, और आपका जो एक होलिस्टिक माइंड डेवलप होता है, जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के लिए लगता है। अमेरिकन सिर्फ मार्क्स और जीपीए पे नहीं रहता है, आप जितना सबके साथ आप बाहर के कंट्रीज में, जैसे कि आप इंडियन है, जापानीज के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, एक है कोई दूसरे कंट्री में जो इंडिया से बहुत दूसरा है, तो आपको उनका वे ऑफ लाइफ पता चलता है, उनको अपना वे ऑफ लाइफ पता चलता है, एंड देन वो टोटल होलिस्टिक एक मेंटालिटी रहती है, जो ये अमेरिकन एजुकेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ए ग्रेड मिले, जीपीए 4 मिला, परसेंट अच्छे मीन्स ये मिला, ऐसा नहीं है। सो इसमें आप जरूर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी के फिर स्पोर्ट्स रहते हैं, बेसबॉल रहता है, अमेरिका में तो बेसबॉल है, अपना हैंडबॉल जो बोलते हैं, अमेरिकन फुटबॉल जनरली वो है, वो होता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स में भी होते हैं बहुत, तो उनका टूर्नामेंट्स रहता है, तो यू कैन तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, अमेरिका में पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इतने मार्क लाओ, डेफिनेटली आपको ग्रेड्स मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया सा प्रेशर नहीं रहता है, आप वो कवर कर सकते हो, आप अगर फ्लो में हो तो बराबर, और आप काम भी कर सकते हो, पैसा भी आपके पास होता है। और जैसे आपने पूछा पहले कि आप आपका पैसे, रहने का और खाने का खर्चा वो निकाल सकते हो, और अब जरा इंडिपेंडेंट बनते हो, ये एकदम मेन चीज है। बिल्कुल रोहित जी, एक सवाल लास्ट में स्टडी से रिलेटेड श्योर जी, कि जो बच्चे हमारे लड़कियां जो जाती हैं वहां पढ़ने के लिए, आजकल लड़कियों में बड़ा क्रेज है, उनके लिए सिक्योरिटी वाइज, उनको काम वाइज, लड़कियों के लिए किस तरह का माहौल वहां पर है? जनरली अमेरिका में मैं बोलता हूँ, लड़का और लड़की उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लड़के को काम मिलता है वो लड़की को ही भी मिलता है, एक्सेप्ट बहुत फ्यू जॉब्स है, लेकिन 1% में आता है, 1-2% जिसको एक लड़की, ऐसे भी होते हैं जिसको लड़की ही चाहिए,
लड़कों अलाउड नहीं है, ऐसे भी मेरे यूनिवर्सिटी में था, लेकिन वो दैट वाज फॉर सम रीजन, वो उनका रीजन था कि वो वुमेन्स कुछ था वो डिपार्टमेंट, लेकिन बाकी के सब जॉब है दोनों लड़की लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं और करते हैं, जी तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में जॉब कर रहे हो तो उधर लड़कियां भी रहती है, लाइब्रेरी में करते हो उधर भी लड़कियां रहती है, डिपार्टमेंट में रहते हो डिपार्टमेंट में भी लड़कियां रहती है। और तो सिक्योरिटी उनकी सर? सिक्योरिटी ऐसा इंडिया जैसा ऐसा उधर बिल्कुल माहौल नहीं कि लड़कियों का सिक्योरिटी है। उधर अमेरिका में दो सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी में एक सब अच्छा है कि उधर ऑन कैंपस पुलिस रहता है। सो वो ऑन कैंप एक नंबर रहता है, तो आप अगर डायल करो, आप समझ आपको रात में कोई आ रहा है वो, और ये तो लड़का लड़की दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर आप क्योंकि कैंपस में पहले बताओ बहुत बड़े रहते हैं, 500 एकड़ 600 एकड़ 800 एकड़ ऐसे कैंपस रहते हैं, तो एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए चलने के लिए स्पेशली स्नो में बहुत टफ पड़ता है। तो आप यूनिवर्सिटी में कैंपस कैब्स रहते हैं और वो फ्री रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको जस्ट फोन करना है और उनके साथ वो आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो कैंपस पुलिस भी रहता है, आपको कुछ लगा सिक्योरिटी तो कैंपस पुलिस ये कॉन्सेप्ट भी है। सो यू हैव टू जस्ट कॉल एंड देन दे विल कम विद इन 2 मिनट्स, और आपको वो ऑन कैंपस पे ही आपको जिधर जाना है उधर ही छोड़ेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे कैंपस के, उधर ही छोड़ेंगे। हाँ, तो उधर से आप सो वैसा सिक्योरिटी का वैसा आता नहीं। अगर आया तो आपने अभी देखा कितना शूटिंग रहता है, वो क्या है 1 in 100 होता है, तो वो सिक्योर वो तो क्या कोई ऐसा ब्लॉक नहीं कर सकता है या सोच नहीं सकता ये आगे का आदमी, क्योंकि अमेरिका में गन कंट्रोल है, गन अलाउड है, आपको वो मालूम रहेगा। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ। तो बाकी ये छोड़ के सिक्योरिटी का उधर कोई भी इश्यू नहीं है ऑन कैंपस। हाँ, आप अगर बाहर गए हो और जरा बड़ी सिटी में हो और अगर वो डाउनटाउन के कोई एरिया में गए तो वो सिक्योरिटी का सबको है, लड़का लड़की आदमी बड़ा आदमी वो सबको है। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस में सिक्योरिटी का कोई भी इश्यू नहीं है, और वो होगा तो भी इमीडिएट हेल्प मिलती है पुलिस से। चलो, बहुत लंबी बातचीत होगी। आलो रोहित जी, हमारे एक सवाल लास्ट में कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी रेपुटेशन किस तरह की है वहाँ पढ़ाई के मामले में? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है रेपुटेशन। कोई कोई ये भी है कि कोई कोई लोग हैं जिनकी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज भी हुए हैं कॉपिंग के, चीटिंग के, जिसको हम इन अदर वर्ड्स प्लेजियरिज्म बोलते हैं। सो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट इन यूएस में तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जैसे जनरली इंडियन लोगों की बहुत अच्छी एज अ एजुकेशन स्टूडेंट बहुत अच्छी एक इमेज है, और आपने देखा होगा कि आज से नहीं 30 साल पहले 25 साल पहले से ही गूगल के चीफ जो है वो भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ भी स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसा वैसी इमेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपको आप पे ध्यान रखना पड़ता है कि और जनरली मैं एक स्टूडेंट्स को और एक बात बताना चाहता हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स को, जो जनरली आप उधर जाके इंग्लिश में ही बात करो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही है। आप दूसरी लैंग्वेज पर ये अदर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो स्टेट से आप हो वैसे उसमें ज्यादा बात मत करो। आप खुद से भी आपके दोस्त से भी इंग्लिश में करो। इस आप वैसे उसमें क्या होता है, आपका वो जो डर है वो चला जाता है और आप इजीली अप्रोचेबल होते हो फ्रेंड्स मिलाने के लिए और इवन इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि इंटरव्यू भी अमेरिका में क्लियर इंग्लिश में रहना चाहिए होता है। आपको वो तो ये बताने की कुछ चीज नहीं है, तो तब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इंडियन स्टूडेंट को मैं एक डेफिनेटली एक ये बताना चाहता हूँ, आप इंग्लिश पे बहुत ध्यान दो, कोई भी कोर्स में हो, कोई भी वो उसका कुछ मैटर नहीं है। जी, तो और एक और रोहित जी, किस हाँ, फील्ड में ज्यादा स्कोप है? बच्चे ज्यादा किस फील्ड में जाए अमेरिका में? किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है आगे जॉब का पढ़ाई के बाद? देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो जेनरिक क्वेश्चन है, क्योंकि जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है जनरली वही फील्ड में जाओ। जी जिसमें आपको रियल इंटरेस्ट है, आपको आपने इधर जो पढ़ाई की है, और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वही फील्ड में जाओ। जॉब्स दूसरे फील्ड में है इसलिए वो फील्ड में मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत करो। अनलेस एंड आपको इधर इधर बैकग्राउंड है,
और अगर आप वो ट्राई भी कर रहे हैं, वो वीजा मिलना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक फील्ड में इधर एजुकेशन किया है और डायरेक्ट लिटरली 180 डिग्रीज दूसरा एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनको ये सस्पेक्ट डाउट हो जाता है कि ये रियली बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है या पढ़ने का एक पाथ लेके उधर दूसरे मीन्स से, नॉट जो इलीगल मीन्स से काम करेगा और जी बाकी जिम करेगा, इज मींस ही इज नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। यस सो ये है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें, अगर यूएस में आपको जाना है स्पेशली मास्टर्स के लिए, क्योंकि जी मैं पहले ही आपको बोला बैचलर्स के लिए आप अनडिक्लेयर्ड मेजर्स लेके जा सकते हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए आपको आप जिसमें रियली इंटरेस्ट है तो ही आप वो फील्ड में जाओ। अब अगर आपने केमिस्ट्री इधर किया है जी तो केमिस्ट्री और अलाइड फील्ड्स, केमिस्ट्री से पॉलीमर साइंस होता है, केमिस्ट्री के अलाइड, तो ऐसे जाओ। लेकिन आप केमिस्ट्री कर रहे हो और डायरेक्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग जा रहे हो, ये ऐसा मत करो जस्ट बिकॉज जॉब्स ज्यादा है। तो आपको आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस में है, वो बहुत बहुत आपको फोकस इधर ही करना है इंडिया में, जी। और तो ही और आपको वहां पे। सबसे लास्ट में आपके मन की बात, और कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ मन की बात आपकी? मेरी मन की बात यही है, स्टूडेंट्स के लिए आप पूछ रहे हो ना जनरली। यस यस हाँ, तो मेरी मेन मन की बात यही है कि आप जो कोर्स के लिए जा रहे हो वो एकदम फोकस करके पढ़ो। बहुत फोकस दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मारो उधर, वो सिस्टम नहीं है कि टेक्स्ट बुक लिया, लेकिन आप ज्यादा पढ़ते रहो। लैब्स एकदम खूबसूरत लैब्स रहती है, फास्ट इंटरनेट रहता है, और आप घर पे भी कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी के लैब को घर से भी। तो आप पढ़ाई के इस मामले में आप बहुत ही फोकस रहो। अलॉन्ग विथ पढ़ाई आप 60%, इनफैक्ट मैं ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और जॉब कर रहे हो, पीएचडी को छोड़ के, मैं अभी पीएचडी को नहीं ले रहा हूँ, तो आपको ज्यादा समय आपको नॉन एकेडमिक में ही देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को घर पे खुद का खाना बनाना पड़ता है। आप रोज बाहर जा भी नहीं सकते हैं। फर्स्ट थिंग वो आपको हम लोग को इतना वो ये नहीं रहता है कि रोज हम बाहर जाते हैं, और दूसरा ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव भी रहता है। तो जी आपको इंडिविजुअल घर पे काम करना पड़ेगा सब, राइट फ्रॉम एवरीथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। वॉशिंग आपको डिश वॉशर रहते हैं, लेकिन आपको इनिशियल तो काम करना ही पड़ता है, और जी बाद में सबका ये करके आयनिंग करना मेन जो होता है खुद का करना पड़ता है। और सेकेंड थिंग, आप मेरे आपने जो पूछा, तो आप कैंपस में लाइफ ज्यादा गुजारो। कैंपस को सब कैंपस देखो, एवरीथिंग देखो, सब। यू कैन नॉट टेक पार्ट इन एवरीथिंग ऑफ कोर्स, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है उसमें करो। लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी जानने के लिए आपको टाइम लगेगा। लाइब्रेरी जी का सिस्टम उधर एकदम अलग रहता है, और वो भी आप ये करो। ऐसे बहुत चीजें हैं कैंपस में कि आप उधर जाके ही आपको पता चलेगी। तो लेकिन तो मैं वही कहता हूँ, आप जिसके लिए गए हो वही करो। दूसरे जी काम में आप आलतू फालतू काम में मत रहो। हाँ, थोड़ा आप आपके लिए कर सकते हो, लेकिन 90% ऑफ टाइम आप उसमें ही रहो। मेरा जी। एक ये बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने बहुत अच्छी थैंक यू सो जानकारी मच। दी, और थैंक यू सो मच। दर्शकों को शायद बहुत अच्छी पसंद आई होगी। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। कोई सवाल यदि आपके पढ़ाई से रिलेटेड रहे होंगे, तो हम रोहित जी से दोबारा बात करके फिर उनको लेकर श्योर आएंगे। सर, बहुत धन्यवाद श्योर आलोक सर। जी। अगर किसी को एक क्वेश्चन है वो आपके कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं जैसा टाइम मिलूंगा वैसा मैं आपको रिप्लाई भी उनको करूंगा। जी थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।